Dear student, good morning. I hope all of you will be perfectly fine. Welcome to IANS the Civil Services. मैंने आपको बताया था हमारे संकल्प बैच के बारे में जो कोर बीपीएससी 71st प्रीलिम्स को फोकस कर रही है। उसमें से ही हम लोग आज एक सीरीज लेके आए हैं जो है मेनली स्कीम्स और योजनाओं पे, जो सिर्फ बिहार गवर्नमेंट की विमेन पॉलिसी और स्कीम्स को कोऑर्डिनेट करेगा। अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो बिहार सरकार है उसमें बहुत सारी योजनाओं और स्कीम को लाया गया महिलाओं का, तो उनको बेनिफिट्स क्या है। तो ये स्कीम इसलिए लाया गया ताकि विमेन को, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दोनों में बराबर का हिस्सेदारी मिले और उनका विकास हो। उसी में से सबसे पहले स्कीम की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला स्कीम है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब ये जो स्कीम है इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्यों ये स्कीम को लॉन्च किया गया होगा। तो इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है कि जो बच्चियां हैं, जो विमेन हैं, उनके एजुकेशन को प्रमोट करना। और ये प्रमोशन कैसे होगा, कैसे वो पढ़ने जाएंगी, कैसे प्रमोशन होगा, तो उसका सोर्स लिया गया मोबिलिटी। अभी मोबिलिटी क्या है, अगर हम लोग उस पर बात करें तो बेसिकली क्या है, जो ग्रामीण बच्चियां हैं वो अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं एक बैरियर है, कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, रिक्शा नहीं मिल रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने बालिका साइकिल योजना को लॉन्च किया। अब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि साइकिल योजना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो योजना है ये लॉन्च कब हुई। तो ये योजना जो लॉन्च हुई थी ये 2006 में लॉन्च हुई थी। बिहार सरकार ने इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन 2006 में किया था, 2006 में। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ सकता है कि कब लॉन्च हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये योजना क्यों लाया गया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये योजना को लाया गया था गर्ल्स स्टूडेंट के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा कर पाए। ठीक है, बच्चियां सेकेंडरी एजुकेशन तक भी नहीं पहुंच पाती थी, तो उसको पहुंचाने के लिए ये योजना को इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये योजना में क्या क्या होता है, तो ये योजना में सबसे पहले ये होता है कि बच्चियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो हम लोग बोलते हैं आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो साइकिल खरीद पाए। ठीक है, ताकि वो साइकिल खरीद पाए और साइकिल के माध्यम से स्कूल कॉलेजेस को जा पाए। अब ये जो स्कीम था ये सबसे पहले महिलाओं के लिए लाया गया था, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए लाया गया था। लेकिन अब ये स्कीम जो है बच्चों को भी दी जा रही है, जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं, जो मेल बच्चा है उसके लिए भी है। तो अब ये स्कीम मुख्य रूप से बालक बालिका साइकिल योजना कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे और उसमें ये दे दिया जाए कि ये जो हमारा मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, क्या इसकी पार्टिसिपेंट सिर्फ महिलाएं हैं या बच्चियां हैं या बेटे भी हैं, तो बालक और बालिका दोनों को इसका लाभ अब मिलता है। पहले जब लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए था। अब अगर हम लोग आगे चले तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि मैंने बोला आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाता है, 3,000 रुपए दी जाती है क्लास 9 की बच्चियों को, ताकि वो साइकिल खरीद पाए अगर बच्चे हैं तो। ठीक है, अब ये जो 3,000 अमाउंट है ये कैसे ट्रांसफर की जाती होगी, तो ये ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होती है। इसको हम लोग बोलते हैं डीबीटी। डीबीटी होता है डायरेक्ट, जिसमें जो भी बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके खाते में डायरेक्ट सरकार की तरफ से 3,000 दी जाती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए एक घर में अगर 4 बच्चा है और चारों सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या सबको ये बेनिफिट मिलेगा, तो नहीं। ओनली 1 स्टूडेंट, सिर्फ एक बच्चा को एक फैमिली से ये स्कीम का लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, तो सबसे पहले अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आधार कार्ड, जो बच्चे का आधार कार्ड होगा, स्कूल आईडी, जिससे हम लोग ये पता करेंगे कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और बैंक का पासबुक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्कीम, जो मुख्यमंत्री बालिका योजना के तहत आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है और कैसे स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफर करने का, क्यों है, कब लॉन्च हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि जो बच्चियां और जो बालक
अपने सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते थे, शिक्षा से कहीं ना कहीं विमुक्त रह जाते थे, तो उनको प्रमोट किया गया है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। तो यही है यहाँ पे प्रमोट किया गया एजुकेशन फॉर गर्ल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं। अब ये क्यों किया गया है मेनली, तो क्या होता था कि बच्चियों का जो ड्रॉप रेट, अगर हम लोग बात करें तो बच्चियों का ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा होता था, जिसके कारण आज भी कहीं ना कहीं जो विमेन के लिटरेसी रेट है हमारे बिहार में वो कहीं ना कहीं कम है, दबी हुई है। लेकिन अब फिर भी बहुत इनहांस हुआ है ये सब स्कीम के तहत। तो इसका मेन मोटिव है कि जो स्कूल का ड्रॉप रेट है उसको कम किया जाए, इम्प्रूव किया जाए एसेसिबिलिटी टू स्कूल्स बाय सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इससे क्या फायदा है कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी के तहत इसको एजुकेशन में ला रहे हैं। कहने का मतलब है, मैंने पहले बताया आपको, शिक्षा में बराबरी का अधिकार। तो ये एक कह सकते हैं हम लोग कि इससे जेंडर इक्वालिटी को एनहांसमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या है, अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें तो स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है, अटेंडेंस बढ़ी है ना। सेकेंडरी एजुकेशन में गर्ल्स अब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रही हैं, और ये एक ब्रिज का काम किया है आपके जेंडर गैप को फिल करने में। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसके तहत बहुत सारी और भी एडिशनल स्कीम्स हैं जिससे ये चीज को एनहांस किया गया है। ये था पहला स्कीम। अब हम लोग दूसरे स्कीम की ओर चलते हैं। पहले स्कीम पे हम लोग बात कर ले, अब ये दूसरा स्कीम है हमारा। दूसरा स्कीम क्या है हमारा, जननी बाल सुरक्षा, जननी बाल सुरक्षा योजना। अब ये जननी बाल सुरक्षा योजना क्या है, अगर हम लोग उस पर बात करें तो जननी बाल सुरक्षा योजना जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं, जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है उसको हम लोग बोलते हैं जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, अब ये जननी सुरक्षा योजना क्या है, तो क्या होता था ना, हमेशा अगर हम देखें, अगर पहले की बात, तो हमेशा एक टर्म है हमारा MMR, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और क्या होता है हमारा IMR, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरे टर्म में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और एक होता है CMR, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सरकार है, राज्य सरकार, जो हमारा बिहार गवर्नमेंट है, वो एक स्कीम लाती है जननी बाल सुरक्षा योजना, जिसमें कि जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा की जाती है। अब ये स्कीम के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो ये ओवरव्यू अगर हम लोग ले तो ये एक विमेन सेंट्रिक हेल्थ इनिशिएटिव है, जिसका एम है इम्प्रूविंग मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। जो मैंने आपको बोला, MMR, CMR और IMR, ये तीनों को हम लोग देखते हैं। अब ये स्कीम के तहत हम लोग बात करें तो जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट है, और अगर वो गांव ग्रामीण से बिलोंग करती हैं, तो उनको जो राज्य सरकार है वो 1400 रुपीज देती है। ठीक है, जो विलेज में विमेन है उनको। ठीक है, और अगर हम लोग आशा वर्कर की बात करें तो जो आशा वर्कर है उनको जो अगर गांव की है तो उनको 600 रुपीज अलॉट करती है आशा वर्कर को। ठीक है, और फिर ऐसे ही जो महिलाएं विलेज से ना होके, जो महिलाएं हमारी शहर की हैं, उनको 1000 रुपीज दिया जाता है, जो शहर की महिलाएं हैं। ठीक है, सिटी अगर हम लोग बात करें को। और सेम आशा वर्कर जो आपकी शहर की है, वो आशा वर्कर को मिलता है 400 रुपीज पर डिलीवरी। ठीक है, अब ये लाभ किसको मिलेगा, ये लाभ उनको मिलेगा जो महिलाएं हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराती हैं। क्योंकि पहले देखा जाता था कि वो जो बच्चे होते थे वो हॉस्पिटल में नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं था, साधन नहीं था, तो घर में ही हो जाता था। जिसके कारण क्या होता था, माँ की जो जान है वो चली जाती थी, या बच्चा कहीं ना कहीं बच्चे की डेथ हो जाती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है कि जो भी महिलाएं हॉस्पिटल का सहारा लेंगी उनको ये चीज प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसका अगर हम लोग की बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहले क्या है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में बहुत इजाफा हुआ है। लोग हॉस्पिटल, बच्चियां या फिर जो भी प्रेग्नेंट विमेन है जो बच्ची की हैं, वो जाके एडमिट हो पा रही है हॉस्पिटल में। इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि 2006 और 2007 का अगर हम लोग डेटा देखें
तो 4% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती थी। कितना? 4%। लेकिन अब ये 47% तक इंक्रीज कर दी गई है। मतलब अब जो बच्चे हो रहे हैं वो 47% अभी के टाइम में 2006-2007 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है। फिर अगर हम लोग बात करें इन्फेंट मोरालिटी रेट की, तो ये रिड्यूस हुआ है अपना। पहले क्या था? 61 बाई 1000। कहने का मतलब है 2005 में हर 1000 बच्चे में से 61 जो बच्चा था, 61 बच्चा जो था, वो किसी न किसी कारण से उनकी देहांत हो जा रही थी या डेथ कर जा रहे थे। लेकिन अब ये रिड्यूस हो गया है 35 टू 1000। अब ये 35 बाई 1000 के रेशियो में है और ये बच्चा सरवाइव कर रहा है। मतलब ये है। हम लोग इम्यूनाइजेशन कवरेज की अगर बात करें तो इम्प्रूव किया है। 18.6% 2005 में था और अब ये 84% है 2018 और 19 के डेटा के अनुसार। ठीक है। एमएमआर मैंने आपको बताया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये ड्रॉप कर गया। 312 डेटा था 2005 में, लेकिन अब ये रिड्यूसिंग स्टेज पे है, 165 है तो 2018 से 19 का डेटा में अगर हम लोग बात करें तो। विमेन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ये 61.6 ईयर थी आपके 2006 में, लेकिन अब ये बढ़ के 68.5 हो गई है 2006 के डेटा के अनुसार। ठीक है। एम्पावरमेंट, जैसे अभी हम लोग जब आगे जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा एक रोजगार योजना भी है जिसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें 35% पुलिस रिजर्वेशन मिलता है विमेन को और सपोर्ट करता है आशा और ममता वर्कर्स। ठीक है। इसमें इंक्लूड 35% पुलिस रिजर्वेशन फॉर विमेन एंड सपोर्ट थ्रू आशा एंड ममता वर्कर। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो जो महिलाएं हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं उनको कितना मिलता है? 1400। और पर डिलीवरी जो महिलाएं डिलीवरी करा रही हैं, जो आशा वर्कर है, उनको 600 रुपीज मिलती है। और यही आशा वर्कर अगर शहर की है तो उनको 400 रुपीज पर डिलीवरी अलॉट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है SC/ST वुमेन को टू प्रमोट हेल्थ केयर एंड इक्विटी। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होगा अगर हम लोग देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि प्रेग्नेंट होनी चाहिए औरत या फिर नर्सिंग वुमेन होनी चाहिए जो बिहार में रह रही हूँ, जो बिहार की हो, और विलिंग टू ऑप्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो वैसी महिलाएं जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना चाहती, करने का मतलब हॉस्पिटल जाना चाहती हैं, और बिलोंगिंग टू ए मार्जिनल कम्युनिटी फॉर एडिशनल बेनिफिट्स। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम की ओर। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारा, अगर हम लोग नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो नेक्स्ट स्कीम है हमारा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। ठीक है। ये है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। एक मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना क्या है? तो इसमें बच्चियों को यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उनको उनके ड्रेस के लिए अमाउंट एलोकेट किया जाता है। ठीक है। अब ये क्यों किया गया होगा? तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ये स्कीम है इसका सिंपल सा मोटिव है, शिक्षा का उत्थान होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और आर्थिक रूप से जो महिलाएं हैं वो रोजगार में सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पोशाक योजना की, तो ये क्यों किया जाता है? ये इनिशिएटिव है गर्ल्स चाइल्ड वेलफेयर की। गर्ल्स चाइल्ड का वेलफेयर का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया। अब अगर हम लोग बात करें तो क्या है ये? तो द मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना एक वेलफेयर स्कीम है। ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार लॉन्च की। ठीक है। इसका मेन एम क्या है? अगर हम लोग इसकी एम की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स टू स्टूडेंट। जो भी बच्चियां हैं उनको यूनिफॉर्म के लिए पैसा अलॉट करती है, आर्थिक सहायता अलॉट करती है। मेन टारगेट बस इतना है कि वो एजुकेशन को इन्हांसमेंट करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, और स्कूल का जो ड्रॉप रेट है गर्ल्स का वो कम करनी चाहती है। कहने का मतलब जो लिटरेसी रेट हमारे बिहार की बच्चियों का है, कम है, तो उसको वो इंक्रीज करना चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ें और लिखें, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि मेन चीज इसके बाद, तो मेन चीज अगर आप देखेंगे तो क्या मतलब कितना अमाउंट दिया जाता है अगर हम लोग इस पे बात करते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं 1 और 2 क्लास में, फर्स्ट और सेकंड क्लास में अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो उनको क्या किया जाता है? 600 रुपया, 600 रुपीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है।
600 रुपीज। ये डेटा आपसे पूछ सकता है कि कितने, जैसे फर्स्ट और सेकंड दे देगा आपको, फिर आपको दे देगा मान लीजिए 3 to 5, 6 to 8 और 11 12 जो भी है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 600 रुपया 600 रुपीज गर्ल्स को दिया जाता है 1 और 2 की बच्चियों को ड्रेस के लिए, ठीक है। 700 कितना, 700 रुपीज पर एनम दिया जाता है जो बच्चियां प्ली 3rd और 5th स्टैंडर्ड में। 1000 रुपीज दिया जाता है जो बच्चियां 6 से 12 के 8 के क्लास में ही, ठीक है। और 1500 रुपीज पर ईयर दिया जाता है बच्चियों को जो 9th और 12th के क्लास में ही, ताकि वो अपने यूनिफॉर्म को ले सकें। अब ये जो हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है, वो कैसे जाता होगा बच्चों के पास, तो सेम मोड रहेगा हमारा डी मोड, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सीधे बच्चों के खाते में जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब ये कैसे जाती होगी, तो डेटा कलेक्ट किया जाता है स्कूल रिकॉर्ड से द्वारा। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वेरीफाइज करते हैं स्टूडेंट्स के डिटेल। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे मिड डे मील है, तो वैसे ही बहुत सारे चीज होते हैं स्कूल में जिनके लिए ऑफिसर्स तैनात होते हैं। उनका काम होता है कि ये सारे चीज को वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद ये बच्चे का जो डेटा होता है वो जाता है और उनको लाभ मिलता है, ठीक है। अब इसको मॉनिटर क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि लोकल एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं वो तैनात किए जाते हैं। जैसे विद्या मित्र के लिए भी आपने देखा होगा कि ऑफिसर्स होते हैं, वैसे इसके लिए भी ऑफिसर्स एलोकेटेड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो ये देखना है हमको कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने तो आपको बताया पोशाक योजना में क्या मिलता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका भी सेम है कि भैया हमको जो एनरोलमेंट है स्कूल में बढ़ाना है बच्चियों का, और बच्चियों को साक्षर करना है ना। तो इनकरेज करता है गर्ल्स चाइल्ड को, ताकि उसका एनरोलमेंट और रिटेंशन जो है स्कूल में बरकरार रहे। सपोर्ट करता है इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को, जो भी बच्चे हैं स्कूल में, इसी माध्यम से फिर मान लो उनको कुछ भी इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है, कुछ स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। ये इम्प्रूव करता है स्कूल की अटेंडेंस को, लर्निंग एनवायरनमेंट को, और सेम थिंग मैंने पहले भी आपको बताया कि जेंडर इक्वालिटी को मर्ज करता है, ब्रिज का काम करता है। तो जेंडर डिस्पैरिटी जो हो रहा है एजुकेशन में, इसको ये कम करती है। अब इसमें एलिजिबल कौन हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें तो बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी हाँ, गवर्नमेंट एडेड बॉडी होगा स्कूल का। स्टूडेंट जो होगा कब से कब को लाभ मिलेगा, क्लास 1 से लेकर 12 तक की बच्चों को लाभ मिलेगा। और मस्ट होना चाहिए रेसिडेंट बिहार, ऐसा नहीं कि वो बाहर का होगा। जो बच्चे बिहार के होंगे 1 से 12 में पढ़ रहे होंगे उनको मिलेगा। और अटेंडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एडमिशन नहीं है और फिर आप पोशाक का राशि लेने के लिए लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अटेंडेंस इज कंपल्सरी, राइट। तो अब हम लोग क्विकली देखते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि सारा चीज़। अब हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स और इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो बेनिफिट्स यही है आपका, जो मैंने आपको बताया कि स्कूल में बच्चियों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा, अटेंडेंस आपकी लगने लगेगी बच्चियों की, तो उससे लिटरेसी रेट हमारे बिहार का गर्ल्स एजुकेशन की ओर इम्प्रूव करेगा। रिड्यूस हो जाएगा ड्रॉप रेट्स, और रूरल और अर्बन एरियाज के लिए रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बूस्ट टू एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और फाइनेंशियल बर्डन पे। और एक स्कीम है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते हैं ना कि घर में अगर बच्चा पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, तो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, और अगर एक बेटी पढ़ती है तो उसका पूरा समाज, उसका पूरा जो आगे का अपब्रिंगिंग है वो पूरा लीनिएज पढ़ता है। तो ये एक स्कीम जो है अपना ये कंट्रीब्यूट कर रही है, स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रही है। जो हमारा स्कीम है ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और ये इंश्योर करती है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिहार सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। महिलाएं भी साक्षर होगी, महिलाएं भी पढ़ेंगी, तो हमारा जो बिहार का इकोनॉमिक रेट है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो स्कीम है वो है अत्यंत पिछड़ा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। हम लोग उस पर बात करते हैं। अब ये क्या है, सिविल सर्विस प्रोत्साहन योजना क्या है, तो इसमें मेनली आप देख रहे होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को लेके है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को
क्वालिफाई करते हैं। तो जो बच्चे एक्सट्रीमली बैकवर्ड सेक्शन से हैं, उनको जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकार है, वो क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो जो बच्चा अगर बीपीएससी क्वालिफाई करता है तो उसको आर्थिक राशि 50,000 रुपए मिलती है, ठीक है। और जो बच्चा यूपीएससी का पीटी निकालता है प्रारंभिक परीक्षा, उसको 1 लाख रुपए मिलती है। अब ये जो स्कीम है, ये कब आया, तो ये लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, ठीक है। ये स्कीम का मेनली क्या काम है, ये स्कीम के कारण मेनली काम देखे तो ये एम्पावर कर रहा है ईबीसी स्टूडेंट्स को, ठीक है। दूसरा चीज इसका एम क्या है, तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ईबीसी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ताकि जो बच्चे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, एबीसी कोटा से हैं, वो मैक्सिमम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को प्रिपेयर करे। इनकरेज करती है ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ ईबीसी यूथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव सिंपल है इसका कि इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ताकि एक का भी एक अपना रिप्रेजेंटेशन हो, बहुमत हो। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज सेक्शंस, ठीक है। इनकरेज करता है ईबीसी स्टूडेंट को कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करे। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो बच्चा ईबीसी कैटेगरी से होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए बिहार का, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहिए उसको, और ये मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट जॉब। ऐसा नहीं हो कि ये पहले से कहीं ना कहीं जॉब में हो, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखना है इसमें, अगर हम लोग बात करें कि क्या है, तो फाइनेंशियल एड याद रखना है कि अध्ययन पिछड़ा वर्ग अगर सिविल सरकार से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना राशि उनको मिलता है और क्या है। तो ये याद रखना है कि बच्चा अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी का पीटी निकालता है, तो उसको 50,000 मिलता है। और अगर बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, अगर प्रीलिम्स निकालता है, तो उसको 1 लाख रुपए मिलता है, सिंपल। और ये कैसे बच्चे को मिलेगा, वैसे बच्चे को जो बिहार का, जिनके पास डोमिसाइल हो, एक्सट्रीमली बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते होंगे। ऐसे बच्चे को नहीं मिलेगा कि जो वो कार्यरत हो गई हुई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। अब ये नॉर्मल है कि भैया डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफाइड प्रीलिम्स का प्रूफ होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड और पासपोर्ट फोटो। बेनिफिट्स में क्या है हमारे लिए, तो बेनिफिट्स में फाइनेंशियल बर्डन ऑन पुअर स्टूडेंट्स रिड्यूस हो गया है, मोर ईबीसी कैंडिडेट अपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स में। प्रमोट करता है डाइवर्सिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हर एक वर्ग का लोग, हर एक वर्ग के बच्चे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस और एस्पिरेशन इन मार्जिनल कम्युनिटी, ठीक है। फिर हम लोग यही सब देखेंगे, इसमें इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, ये सब दिया हुआ है आपको, आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्कीम की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्कीम क्या है उसके हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है वो है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। अब ये आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार क्या है, तो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार जो है, ये कोई भी चैरिटी नहीं। आरक्षित रोजगार इज नॉट अ, अगर हम लोग बात करें, आरक्षित रोजगार इज नॉट अ चैरिटी, इट इज अ जस्टिस। ये एक जस्टिस है, ठीक है। ये मेजर स्टेप लिया गया है ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को एम्प्लॉयमेंट की में रोका जाए। मैंने आपको बोला था कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों के लिए वर्क कर रही है, महिलाओं के लिए। तो ये एक मेजर स्टेप है जेंडर इक्वालिटी का। अब ये क्या है, हम लोग उस पर बात करेंगे। इट इज एन स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव्ड वर्कफोर्स इंक्लूड्स वीमेन एट ऑल लेवल्स। कहने का मतलब है कि अब हर एक जगह पे, हर एक तरह के कामों में महिलाओं का बराबर से योगदान होगा, जिसमें कि गवर्नमेंट सर्विसेज में महिलाएं अब आराम से चयनित हो सकती हैं। लेट्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द राइट ऑफ एवरी विमेन। कहने का मतलब है कि पुलिस विभाग हो, या हमारा पंचायती राज हो, या फिर टीचर्स की जॉब हो, हर जगह महिलाओं को अब आरक्षण मिला है ताकि वो भी पुरुष की भांति उस जगह पे सशक्त होके काम कर सके और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सके। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे होती है। तो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अगर हम लोग रोजगार अधिकार की बात करें, तो इसमें क्या है कि विमेन को, जो महिलाएं हैं, हमने देखा था वहां पे भी जर्नी में भी मैंने आपको बताया था कि 35% रिजर्वेशन होता है विमेन का पुलिस फोर्सेस में, पुलिस की जो भी भर्ती होती है उसमें। तो सेम थिंग अगर कोई भी बच्चियां या महिलाएं बिहार में है
जो तैयारी कर रही है किसी भी कंपटीशन की, तो उसमें क्या है कि 35% रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को जॉब में, जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर बच्ची वीपीएससी या फिर कोई भी कॉम को भरती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे 35% रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स होती है उसमें उनको मिलती है। ठीक है, अब क्या है कि ये एप्लीकेबल होगा पुलिस में, एजुकेशन में, हेल्थ में और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो पुलिस सर्विसेज में है, एजुकेशन सर्विसेज में, हेल्थ में है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। ठीक है, और ये इसको और भी प्रमोट कहाँ किया गया है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका बात करें कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे यही पूछेगा कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का जो अधिकार है उसमें कितना परसेंट रिजर्वेशन हुआ था? 33%, 25%, 35, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है 35%। और कौन कौन से सेक्टर में? तो हम लोग को देखना है कि पुलिस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। ठीक है, और पंचायती राज में भी इसको प्रमोट किया गया है। अब अगर हम इंट्रोडक्शन देखें फिर से एक बार, तो आरक्षित रोजगार का मीनिंग क्या होता है बताइए मुझे। आरक्षित रोजगार का मीनिंग होता है कि ये एक रिजर्व एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है गिवन के लिए। ठीक है, सॉरी, महिला का अधिकार highlights a term both employment is a right for women at the paper। ये महिलाओं का अधिकार है, ना कि उन पे कोई रहम किया जा रहा है। ये रिकॉग्नाइज करती है जॉब में, स्पेशली इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। तो इसीलिए महिलाएं अब आपको बहुत सारे सरकारी विभाग में कर्मचारी के रूप में मिलती हैं। हाँ, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, मैंने आपको बता दिया। इम्प्रूव विमेन सोशली एंड इकोनॉमिकल, ये भी मैंने आपको बता दिया। जेंडर बैलेंस कर वर्क एम्पावरमेंट को भी, और रिड्यूस करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब एक चीज हम लोगों को एक चीज मैं बता देती हूँ आपको, ये जो हमारा आरक्षित रोजगार है, ठीक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने लाया, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कुछ ऐसा सपोर्ट करता है। तो ये जो अमेंडमेंट हुई थी, ये आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 15 का 3 और 60 का जो क्लाउज है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो राज्य सरकार है, स्टेट जो है हमारा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रिजर्वेशन हो सकता है। ठीक है, और विमेन इज लीगली वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा कि ये आरक्षित महिलाएं जो हमारा रोजगार के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट में जो नॉर्म्स लाया है, जो योजना लाई है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट पे हुआ है, तो हम उसमें रेफरेंस डाल सकते हैं आर्टिकल 15 सी का और 16 का। ठीक है, रेस्ट मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट स्कीम है हमारा, वो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है? पहले की भांति मैंने जो आपको बताया कि ये विमेन एम्पावरमेंट का एक सेक्शन है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि ए फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, इसका एम क्या है? एम है इसका एम्पावरिंग गर्ल चिल्ड्रन थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे असिस्टेंट तो अभी हमने पढ़ा ना, बैक टू बैक, साइकिल योजना है आपका, जननी सुरक्षा योजना है, फिर आरक्षित योजना है। तो ये सब की जैसा ये भी एक पार्ट है योजना का। इसका भी मेन काम है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चियों को प्रोवाइड करना। अब ये क्या क्या कवर करता है? तो ये कवर करता है बच्चियों के एजुकेशन को, बच्चियों के हेल्थ को, और वेलफेयर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन। इसमें जो सरकार है हमारी बिहार सरकार, को बच्चियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, जब से उनका जन्म होता है तब से लेकर जब तक उनका जो भी शादी विवाह नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, मेरी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गर्ल्स एजुकेशन और वेलफेयर को प्रमोट करना, चाइल्ड मैरिजेज जो हो जाती थी बचपन में उसको इंकरेज करना एजुकेशन की ओर, सपोर्ट करते हैं बच्ची को फाइनेंशियल ड्यूरिंग की स्टेजेस ऑफ लाइफ। हर एक स्टेज है, हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कितना अमाउंट मिलता है। और ये एम्पावर करता है विमेन को कंट्रीब्यूट करने के लिए सोसाइटी और इकोनॉमी के वे में। इसका की फीचर क्या है?
की फीचर अगर हम लोग देखें तो वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है 54,100 पर गर्ल, एक बच्ची पे 54,100 रुपया, ठीक है। और ये कवर करता है बच्ची जब से जन्म लेती है, और बच्ची को मेनली बिहार में जन्म लेना चाहिए। कोई भी कास्ट की बच्ची हो या किसी भी रिलीजन को, ये सबको इसका लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि ईबीसी या एससी को, सबको, जो भी बच्ची बिहार में जन्मी होगी वो सबको मिलेगा, है ना। तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि क्या है मेनली, ये क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखना है कि इसको बेनिफिट जो मैंने बोला आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, वो क्या क्या मिलती होगी, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जब बच्ची का जन्म हो जाता है, जब बच्ची जन्म लेती है, तो बच्ची को जन्म के टाइम पे 2,000 रुपया मिलता है, ठीक है। जब बच्ची 1 साल की हो जाएगी तो उसको वैक्सीनेशन और हेल्थ के लिए 1,000 रुपये मिलता है, ठीक है। जब बच्ची 1 से 9 क्लास में होती है, तब यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको बताया पोशाक योजना, तो मैंने आपको बताया था 600 रुपया पर ईयर बच्चियों को मिलता ही। जब बच्ची 10th क्लास में होगी तो बच्ची को यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये मिलता है। और आफ्टर ग्रेजुएशन, सॉरी आफ्टर 10th, बच्ची को सैनिटरी नैपकिन्स और हेल्थ के लिए 1,000 रुपीज मिलती है। और ग्रेजुएशन और डिग्री एक टाइम सपोर्ट किया जाता है, दैट इज 25,000। तो जब बच्चा जन्म लिया, बच्ची का जन्म से लेकर स्नातक, जो हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री, तब तक बच्चे को सपोर्ट मिलता है सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विवाह के लिए भी बच्चियों का बहुत सारा स्कीम है जो गवर्नमेंट ने निकाली है। अभी हम लोग पहले इस पे बात करते हैं, उत्थान योजना पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर बर्थ के टाइम पे 2,000, फिर 1 ईयर पे 1,000, फिर आपका अगर 1 से 9th में है बच्ची तो 600 रुपया ऐसे मिलता है आपको यूनिफॉर्म के लिए। 10th की बच्ची को 1,000, आफ्टर 10th 1,000 आपको मिलता है सैनिटरी नैपकिन के लिए, और डिग्री के समय 25,000, ठीक है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, बच्चा को मेनली रेसिडेंट होना पड़ेगा बिहार का, बच्ची बिहार की होनी चाहिए और मैरिड होनी चाहिए, तभी ये बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 12th में शादी कर लिए या 10th में शादी कर लिए तो नहीं, टिल ग्रेजुएशन यू नीड टू गेट अनमैरिड, और स्टडी पढ़नी चाहिए वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। और ये भी कैसे मिलता है आपको, डीबीटी के थ्रू मिलता है, ठीक है। और मैंने बताया डीबीटी के थ्रू आपको फंड ट्रांसफर मिलता है, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट किया गया है किसके द्वारा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग वीसीडीसी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कन्या उत्थान योजना जो है उसको भले ये सरकार ने चलाया है, राइट, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वीसीडीसी करती है, ठीक है। अब इसमें क्या बेनिफिट्स है मैंने आपको बताया है, एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। और क्वेश्चन 100% है कि कहीं ना कहीं से ये पूछ सकता है कि क्लास 10th में किस चीज के लिए आपको मिला जाता है कन्या योजना के तहत, तो आपको बताना है उत्थान योजना के तहत, ठीक है। कंक्लूजन को अगर हम देखें, कोई ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, इंकरेज करती है एजुकेशन एंड डिग्निटी ऑफ गर्ल्स को, और प्ले करती है क्रूशियल रोल सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका मेन महत्व इतना है बारे स्कीम्स का कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में उत्थान मिले, है ना। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारा, अगर हम लोग देखें तो ये है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। अब ये प्रोत्साहन योजना क्या है हम लोग उसको देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है कि ये बच्चियों के मॉरल वैल्यूज को और बढ़ाने के लिए होता है ना, उनको और प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये एक वेलफेयर स्कीम है गर्ल एजुकेशन के लिए, ठीक है, ताकि बच्ची पढ़े, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा उसका जो लीनियज होता है वो पढ़ता है ना। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंकरेज गर्ल्स एजुकेशन एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट्स मैट्रिकुलेशंस, बच्चियां कम से कम मैट्रिक तक पढ़ ली, इसका मेन एजेंडा बस इतना है ना। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू गर्ल्स हु पास 10th ग्रेड। अब बच्चियां पढ़ेगी तो पास करेगी, तो मेनली क्या होता था कि पहले पेरेंटिंग नहीं कराया जाता था, पहले नहीं पढ़ाया जाता था बच्चियों को। अब जब से ये स्कीम आई है तो बच्चियां को पढ़ाया जा रहा है, इससे बहुत सारी बच्ची पढ़ रही हैं। और इसका मेन आउटलुक है कि जो बच्चा 10th पास करेगा, सरकार जो बच्चियां 10th पास करेगी, सरकार उसको क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इंसेंटिव के अकाउंट्स में।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स को प्रमोट करता है, अर्ली मैरिजेस को रोकता है और स्कूल ड्रॉप आउट्स को बढ़ाता है, मतलब रोकता है, ठीक है। इम्प्रूव करता है गर्ल्स का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और इम्प्रूव करता है जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है कि अनमैरिड होनी चाहिए बच्ची, अगर इसका बेनिफिशियरी मतलब मान लो उसने लाभ लेना है तो बच्चियों को अनमैरिड होना, ऐसा नहीं शादी हो जाए तो पढ़े नहीं, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए और पास्ड होनी चाहिए 10th फ्रॉम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो हमारा बिहार बोर्ड होता है। और ये SC ST OBC सब बच्चियों के लिए होते हैं जो भी इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो इसका मेन चीज क्या है कि इसमें क्या मिलता है बच्चियों को। जैसे बच्ची क्लास 10 पास करती है ना, तो बच्ची को 10,000 रुपीज मिलता है वन टाइम इंसेंटिव, ठीक है। 10,000 रुपया अगर आप एल पास करते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, बिहार से बिलोंग करती जो बच्चियां बिहार बोर्ड से पढ़ रही हैं उनको मिलती है, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्या होता है आपका, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है बच्चियों के अकाउंट में। क्या बोलता है? डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट वंस आफ्टर पासिंग क्लास में। जैसे बच्चे क्लास 10th पास करती है उनको मिल जाता है ना। सेम चीज है इसका। अब मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ बिहार है, गर्ल्स अनमैरिड होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, 10th बोर्ड पास करनी चाहिए और वैलिड बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना चाहिए। एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन का प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है। स्कूल अपलोड स्टूडेंट डिटेल वेरिफिकेशन बाय DO ऑफिस। और ये क्या होता है? ये भी आपके DBT होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाता है। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो ये गर्ल्स एम्पावरमेंट की ओर अग्रसर है, ठीक है। और इनकरेज करता है फैमिली को ताकि वो बच्चे की एजुकेशन को बढ़ाए और कंट्रीब्यूट करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, राइट। तो अब वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्कीम विच इज फॉर विमेन। लोग अब नेक्स्ट स्कीम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है हमारा वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मैंने जैसे आपको बताया था उस टाइम पे कन्या उत्थान योजना के टाइम पे कि जो हमारी सरकार है जब से बच्ची जन्म लेती है जब तक शादी नहीं होती तब तक उनके लिए इनिशिएटिव ले रही है, राइट। तो जो हमारा कन्या उत्थान था वो तो ग्रेजुएशन तक था लास्ट, है ना। उसके बाद अगर जो बच्ची की शादी के लिए भी जो सहायता होती है वो हमारी राज्य सरकार कर रही है। तो ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, ठीक है। इसमें जो बेनिफिशियरीज है वो कौन कौन सी हो सकती है, बेनिफिशियरीज कौन कौन है इसका। तो जो बच्ची BPL कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिसकी जो फैमिली है वो BPL कैटेगरी में होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना, 5,000 रुपया दिया जाता है बच्चियों की शादी के लिए। और ये जो पेमेंट मोड है ये डायरेक्ट DBT होता है, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट बच्ची के खाते में जाता है। एज रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो बच्ची को मिनिमम 18 साल की होना चाहिए या उससे ज्यादा। अगर 18 साल से नीचे की बच्ची है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, राइट। और जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो मिनिमम 21 साल का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि 18 साल 17 साल का हो तो नहीं मिलने वाला, राइट। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड डॉरी डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है कि वो भरना पड़ता है कि कोई भी तरह को आप दहेज नहीं दे रहे हैं। नो डॉरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना मैंडेटरी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें तो बच्ची को रेसिडेंट होना चाहिए, बिहार का जातीय आवासीय होना चाहिए, BPL फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए जिसमें एनुअल इनकम या तो 60,000 या तो 60,000 से नीचे होगा। ऐसा नहीं कि 60,000 से ऊपर हो, या तो 60,000 या तो 60,000 से नीचे। लीगली रजिस्टर्ड मैरिज होना चाहिए। सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, एज प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 चीज रिक्वायर्ड है। और ये इम्पैक्ट इसका क्या है कि अभी तक 16 लाख बच्चियां जो है शादी जिनकी हो रही थी उनको बेनिफिट मिला है, राइट। और ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर, गर्ल एम्पावरमेंट और डिस्करेज ऑफ डॉरी एंड चाइल्ड मैरिजेस। इसके कारण क्या होता है कि चाइल्ड मैरिजेस रुक गई है, डॉरी नहीं ली जाती है और गर्ल एम्पावरमेंट की और ये इनिशिएटिव है। तो आज हमने देखा बहुत सारा स्कीम, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो बालिका पोषक योजना मैंने देखा, बाइसिकल योजना हमने देखा, रही कन्या उत्थान देखा, फिर रोजगार के लिए देखा हमने, फिर हमने विवाह के लिए देखा। तो ये सारा एक सीरीज में मैं लेके आई थी आपके पास ताकि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन इन स्कीम से विमेन रिलेटेड हो तो कोई भी छूटे ना। सीरीज में आज के लिए बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे तो और भी योजनाओं पे बात करेंगे जो महिलाओं के लिए होगा और कॉमन जो सबके लिए होगा, है ना। तो मिलते रहिए और स्कीम से अपडेटेड रहिए।
रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी और किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर आप एक फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल हम लोग। तब तक के लिए आप इन स्कीम्स को चर्न आउट कीजिए और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकती है। होपफुल हूँ मैं कि ये स्कीम्स आपके लिए जो मैंने आपको बताया है ये यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।